नमस्कार साथियों, स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे आर्द्र भूमियां यानी वेटलैंड्स के बारे में। ये हमारी पृथ्वी के सबसे महत्वपूर्ण परंतु सबसे अधिक खतरे में पड़े पर्यावरणीय क्षेत्र हैं। ये जो है आर्द्र भूमियां जहां पर जो है नमी और दलदली क्षेत्र होते हैं, यहां पर पूर्ण या आंशिक रूप से वर्ष भर जल का भराव रहता है। ये क्षेत्र नदियों के किनारे वाले क्षेत्र होते हैं या मैंग्रोव वन क्षेत्र कहे जा सकते हैं, या जो है तालाबों या झीलों के किनारे वाले क्षेत्र होते हैं, समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र होते हैं। ये पर्यावरण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण, बायोडायवर्सिटी की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, जलीय जीव की दृष्टि से और स्थलीय जीव की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होते हैं। इन्हें बायोलॉजिकल सुपरमार्केट भी कहा जाता है। बायोलॉजिकल सुपरमार्केट से तात्पर्य है कि जैसे आप अपने शहर में देखते होंगे कई ऐसी दुकानें हैं जहां पर तमाम प्रकार की खाद्य सामग्री मिलती है, उस पर लिखा हुआ होता है कि ये सुपरमार्केट है, यहाँ पर तमाम तरह की सामग्री उपलब्ध रहती है। तो इसी तरह ये आर्द्र भूमियां ऐसा क्षेत्र है जहां पर तमाम तरह की खाद्य सामग्री उपलब्ध होते हैं। तो इनको हम लोग स्लाइड के माध्यम से एक एक करके देखेंगे। तो आर्द्र भूमियां वे स्थल हैं जहां पर अस्थाई अस्थायी रूप से उपस्थित रहता है क्या? जल। भूमि का विशेष पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। ये स्थल न केवल जल संरक्षण में सहायक हैं बल्कि जैव विविधता को सुरक्षित रखने का भी कार्य करते हैं। हम लोग जो है समझ रहे हैं आर्द्र भूमि क्या है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि रामसर स्थल क्या है और रामसर संधि क्या है, फिर भारत का जो है रामसर संधि में क्या योगदान है और रामसर संधि का मापदंड क्या है, एक एक करके समझते हैं। रामसर संधि क्या है? रामसर संधि एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जो 2 फरवरी 1971 को अस्तित्व में आया। ये जो है ईरान के रामसर शहर में अपनाई गई संधि है। ईरान का रामसर शहर कैस्पियन सागर के किनारे पर बसा हुआ क्षेत्र है और रामसर संधि का मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों का संरक्षण और उनका विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना है। 1971 में जरूर ये अस्तित्व में आया परंतु पूर्णतः स्वीकार किया गया 1975 में, ये प्रभावी हुआ और इसमें धीरे धीरे करके लगभग 170 से अधिक देश जो है इसके सदस्य हैं। और हम लोग प्रत्येक वर्ष विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाते हैं ताकि लोगों में जागरूकता बढ़ाई जा सके। और रामसर स्थल की परिभाषा क्या है इसको भी देख लेते हैं। वे आर्द्र भूमियां जो अंतरराष्ट्रीय दृष्टि से जैव विविधता, जलवायु नियंत्रण, पर्यावरणीय महत्ता और प्रवासी पक्षियों के संरक्षण में अत्यंत उपयोगी हो, उन्हें रामसर स्थल कहा जाता है। ऐसे स्थलों को अंतरराष्ट्रीय सूची में दर्ज किया जाता है ताकि उनके संरक्षण की दिशा में वैज्ञानिक और प्रशासनिक प्रयास किए जा सके। रामसर स्थल केवल जल निकाय नहीं होते हैं बल्कि वे मानव और प्रकृति के अस्तित्व का भी प्रतीक है। ठीक, तो भारत और रामसर संधि का संबंध भी देखेंगे। ये भारत ने 1982 में 1 फरवरी को इस संधि पर हस्ताक्षर किया, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। ठीक, तो जब 1982 में भारत रामसर का सदस्य बना है उसके बाद भारत में धीरे धीरे रामसर संख्या बढ़ी है, परंतु 1982 के पहले भारत के पास महज 2 ऐसे स्थान थे जिनको रामसर में 1981 में ही शामिल कर दिया गया था। चिल्का झील ओडिशा में है और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। ये इन दोनों स्थानों को 1981 में ही रामसर का दर्जा मिला था और 1982 में जब भारत रामसर का सदस्य बना तो भारत के पास महज 6 ऐसे स्थान थे जिनको रामसर का दर्जा मिला। लेकिन धीरे धीरे भारत के पास वर्तमान में 94 ऐसे स्थल हैं जिनको रामसर का दर्जा दिया जा चुका है। इसी क्रम में भारत एशिया में पहले
पायदान पर है रामसर के मामले में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 जो कि 48 है, जो कि 42nd अमेंडमेंट 1976 के तहत जोड़ा गया है, जिनमें जो है राज्य पर पर्यावरण की सुरक्षा का दायित्व सौंपा गया है। राज्य पर्यावरण की सुरक्षा और संवर्धन करेगा। भारत में जो आर्द्र भूमियां हैं ये लगभग जो है 14 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है। और जो अभी हाल ही में जिसको रामसर का दर्जा मिला है, गोगाबिल झील, ये बिहार का पहला और एकमात्र प्राकृतिक झील स्थल है जो गंगा, कोसी और महानंदा नदियों के संगम क्षेत्र में स्थित है। ये स्थल पक्षियों के आवास के रूप में प्रसिद्ध है, जहां पर हजारों की संख्या में पक्षियां निवास करती हैं और यहां पर कई प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके अलावे बिहार में कई अन्य आर्द्र भूमियां हैं, जैसे कबरताल झील बेगूसराय में है, नक्की झील पश्चिम बंगाल में, उदयन झील दरभंगा में है। तो भारत का विश्व में क्या स्थान है? भारत का आर्द्र भूमियों के मामले में विश्व में तीसरा स्थान है। पहले स्थान पर यूनाइटेड किंगडम है, जिसके पास 176 ऐसे स्थल हैं जिन्हें रामसर का दर्जा दिया जा चुका है। दूसरे स्थान पर मैक्सिको है, जिनके पास 144 ऐसे स्थल हैं जिनको रामसर का दर्जा दिया जा चुका है। तीसरे स्थान पर भारत है, जिसके पास 144 ऐसे स्थान हैं जिनको रामसर का दर्जा दिया जा चुका है। प्रमुख रामसर स्थल में जैसे आप जानते ही हैं, चिल्का झील उड़ीसा में, केवलादेव, लोकटक झील है, सुंदरबन है। तो रामसर स्थलों का पर्यावरणीय महत्व भी हम लोग देखते हैं। आर्द्र भूमियां भूमिगत जल को पुनर्भरण करती है, ये प्राकृतिक रूप से जल शोधन का भी कार्य करती है। जैसे जहां पर रामसर स्थल होते हैं या आर्द्र भूमियां होती हैं, ये पर्यावरण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। ये जो है प्राकृतिक जल फिल्टर करती हैं। जैसे जो पानी है इनको जो है शुद्ध करके ये शुद्ध करती हैं और यहां पर अपने अगल बगल के इलाके में पानी की कमी नहीं होने देती हैं। और बाढ़ नियंत्रण में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। जैव विविधता का केंद्र है और जलवायु परिवर्तन में सुरक्षा करती हैं, आजीविका का भी स्रोत है। स्थानीय जलवायु को संतुलित रखकर मानव जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने का काम करती। कई तरह की जीव प्रजातियां जैसे मछली, कीट आदि के लिए भी जो है ये स्थल है। रामसर स्थल के चयन के मापदंड है। जैसे आपके अगल बगल के जो क्षेत्र हैं, नदी, तालाब, सभी क्षेत्र को जो आर्द्र भूमियां हैं, क्यों इनको रामसर का टैग नहीं मिलता? क्योंकि इनके लिए कुछ क्राइटेरिया है जिनको फुलफिल करना होता है। ये एक मापदंड है, इसको हम लोग देखते हैं। राम स्थल का पारिस्थितिकी, भूगर्भीय और जलवायु महत्व होना चाहिए। दुर्लभ, संकटग्रस्त या प्रवासी प्रजातियों का निवास स्थल होना चाहिए। जैव विविधता का विशिष्ट केंद्र होना चाहिए। प्राकृतिक प्रक्रियाओं की निरंतरता बनाए रखना चाहिए। वैज्ञानिक, सांस्कृतिक या शैक्षणिक दृष्टि से उच्च महत्व का होना चाहिए। स्थानीय समुदाय की आजीविका में योगदान देने की क्षमता होनी चाहिए। तो रामसर स्थल के लिए कुछ चुनौतियां हैं। चुनौतियां ये है कि तेजी से हो रहे डिजिटलीकरण के दौर में ये मानव की जो तीव्र लालसा है, जो तेजी से बढ़ रही लालसा है, इसमें आपने इसी क्रम में आपने देखा होगा अखबारों या न्यूज चैनलों के माध्यम से, आपने अपने अगल बगल भी देखा होगा कि वनों की तेजी से कटाई हो रही है, जंगलों को काट करके साफ कर दिया जा रहा है, वहां पर जो है आवास निवास बनाए जा रहे हैं। तो ये एक तरह से खतरा ही है पर्यावरण के लिए, ये शुभ संकेत नहीं है। इसी क्रम में आपने देखा होगा कि अभी हाल ही का जो है मामला है कि जैसे नहीं है कि ये बाघ जो है कम हो रहे हैं और गिद्धों की संख्या तेजी से जो है कम हो रही, ये सब इसी का दुष्परिणाम है। मुख्य चुनौतियां हैं तीव्र शहरीकरण, औद्योगिक प्रदूषण और अतिक्रमण, नदियों के प्रवाह में परिवर्तन और जल निकासी की परियोजनाएं, जलवायु परिवर्तन से सूखा और बाढ़ जैसी समस्याएं और स्थानीय समुदाय में जागरूकता की कमी। अच्छा, एक चीज ये है कि जो चुनौतियां हैं इनके समाधान के लिए हमारे पास कुछ संभावित समाधान है। आर्द्र भूमि प्रबंधन योजनाओं का सख्त क्रियान्वयन किया जाना चाहिए।
स्थानीय जनता की भागीदारी इसमें सुनिश्चित किया जाना चाहिए। स्कूलों और विद्यालयों में आर्द्र भूमियों के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए, बताया जाना चाहिए, इनकी जागरूकता को गिनाया जाना चाहिए। ये इनके संदर्भ में इनके जो है फायदों को गिनाया जाना चाहिए, जिससे जो है लोगों में जागरूकता बढ़े। तकनीकी निगरानी के माध्यम से सतत संरक्षण किया जाना चाहिए। पर्यावरणीय कानूनों और नीतियों का प्रभावी पालन भी किया जाना चाहिए। भारत में कुछ कानून भी बनाए गए हैं इस संदर्भ में, सरकार की कुछ पहले भी रही हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम जो है 1987 में है, राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम 2002 में है, एनजीटी राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों से कई स्थलों को संरक्षण मिला है। केंद्र और राज्य मिलकर आर्द्र भूमि प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय मिशन फॉर क्लीन गंगा जैसी योजनाएं चला रहे हैं। हाँ, ऐसी योजनाएं चल तो रही हैं, परंतु इससे कुछ हो नहीं रहा है। ये महज एक भाषणबाजी का हिस्सा है। आपने जो है चुनाव के दौरान और अपनी जो है अच्छाइयां गिनाने के दौरान इन लोगों के भाषणों में आपने सुना होगा कि गंगा साफ हो गई, सरयू साफ हो गई, यमुना साफ हो गई। ये तमाम तरह के जो है भाषणबाजी के मात्र एक पार्ट हैं, इनसे जो है कुछ हो नहीं रहा है, ये महज कागजों पर है। तो भारत सरकार से अपील है कुछ ऐसे कानून भी बनाए जिससे जो है पर्यावरण को स्वच्छ किया जा सके और पर्यावरण के प्रति इनका समर्पण बढ़े और कानून का संवर्धन या पालन किया जाए। तो अंत में हम लोग देखते हैं कि आर्द्र भूमियां सिर्फ पानी और मिट्टी का मिश्रण नहीं है, ये हमारे पर्यावरण, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे भविष्य का सुरक्षा कवच है। इसका संरक्षण सिर्फ सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, हम सबका दायित्व है। तो आइए आज से ही हम लोग मिलकर कदम उठाते हैं और एक कदम बढ़ाते हैं आर्द्र भूमियों के संरक्षण के क्षेत्र में। थैंक यू।